हेलो। चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सत्येंद्र जी, दीपिका, खुशबू, हितेश, अग्रिमा। चलो, ओके। सो जस्ट अ मिनट, एक मिनट दीजिए मुझे बस। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। बाकी लोग है जिंदा? यस, नमस्ते सूरज। जिंदा है जो पूरा कर दे। चलो सर, यार आप क्या गाना गाते रहते हो? अब तो फिर जिंदगी में करना क्या है? गाना गाओ, आराम से रहो, कि नहीं? चलो आगे बढ़े। यस, तो आज लगभग हम इरिगेशन का सेकंड पार्ट हम लोग आज देख रहे हैं। एंड टुमारो मतलब 3 तारीख को हमारा लगभग ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। यस अनिकेत, गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम लोगों ने देखा है टिलेज के बाद फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्रॉपिंग सिस्टम के बाद इरिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इससे पहले हम लोगों ने कल इरिगेशन के बारे में भी कल बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी। कल आज हम लोग देखने क्या वाले हैं, तो आज सर मोटिवेशनल सॉन्ग है मिल्खा सिंह का। हाँ बराबर है। तो इरिगेशन में हम लोगों ने कल अब बहुत सारी चीजें अलग अलग, वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, और इसके साथ बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, है ना। लाइक कि हम लोगों ने कल इरिगेशन के टाइप्स भी देखे थे, अलग अलग इरिगेशन के टाइप्स भी देखे थे। उसमें सरफेस इरिगेशन देखा था, सब सरफेस इरिगेशन देखा था। आज हम लोग आगे जाके अब इरिगेशन का सेकेंड पार्ट, इसका मतलब प्रेशराइज इरिगेशन, जिसमें आता है ड्रिप, जिसमें आता है स्प्रिंकलर, और ये खत्म होने के बाद ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम भी है। एंड लास्ट वन, यस आज आप अपने स्टूडियो में है, हाँ बिल्कुल। तो लास्ट वन दैट विल बी एक्सेसिव वाटर को बाहर निकालना है, मतलब ड्रेनेज। ओके ओके, चलो आज एनर्जी अलग लग रही है, हाँ बिल्कुल। तो चलो अभी आज हम लोगों का लगभग एक अच्छा पोर्शन एग्रोनॉमी का हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एंड कल हम लोगों का ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, और लगभग कल हमारा एग्रोनॉमी फंडामेंटल खत्म होगा। परसों से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी राघवेंद्र सर की। तो कल हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद एट लास्ट हम लोग कल एग्रोनॉमी का फंडामेंटल लगभग खत्म कर देंगे। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन के लिए राघवेंद्र सर आएंगे। क्रॉप प्रोडक्शन जैसे ही खत्म होते आएगा, उसके बाद मैं फिर से मेट्रोलॉजी के लिए आपके लिए आ जाऊंगा। और मेट्रोलॉजी के साथ साथ अपन एक दिन उसी में मेट्रोलॉजी में ही कंटिन्यू करके प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये मेट्रोलॉजी में ही कंटिन्यू करके अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। यस, तो कल ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा एग्रोनॉमी का लगभग फंडामेंटल का आखिरी लेक्चर होगा कल ऑर्गेनिक फार्मिंग का। एंड आफ्टर ऑल मैंने जैसे बोला आपको कि उसके बाद राघवेंद्र सर कंटिन्यू करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन जैसे ही खत्म होते आ रहा है उसके बाद फिर से हम लोग मेट्रोलॉजी और प्रिसीजन एग्रीकल्चर का थोड़ा सा पोर्शन जो बचा होगा वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर फिर आपके लेक्चर्स हम लोगों के लिए नहीं है क्या? है। और आपके लिए जो लेक्चर्स है तो हमारे जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट या फिर एनिमल हस्बेंड्री के जो लेक्चर्स है वो कंटिन्यू चलेंगे। और वहां से फिर अभी हमारा लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मतलब एनिमल हस्बेंड्री भी लगभग खत्म होते आ रहा है ना। और उसके बाद हम लोग पोल्ट्री, एंड उसके बाद हम लोग जो रिमेनिंग पोर्शन है पोल्ट्री के बाद स्वाइन हस्बेंड्री का, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। यस, चलो बढ़ते थोड़ा सा आगे। अब हम लोग देखते हैं प्रेशराइज इरिगेशन। यस, मैं हिंट देते रहूंगा रवि, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बीच बीच में आपको हिंट देते रहूंगा कि क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। अब पढ़ तो लीजिए एक बार सर से, सारे सब्जेक्ट तो मैं खुद कवर करना तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा, और इतने कम समय में, तो आप पढ़ लीजिए, अच्छी सी बात है। एग्रोमेट्रोलॉजी हुआ है ना सर? तो एग्रोमेट्रोलॉजी ये नाबार्ड के बैच में हुआ है। बाकी के एएफओ वाले बच्चे जो है ना, एएफओ वाले बच्चे, तो उनको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी। तो प्रिसीजन फार्मिंग के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा जो नाबार्ड वाले बच्चे। तो चलो अभी आगे बढ़ते बेटा थोड़ा सा, और देखते हैं प्रेशराइज इरिगेशन के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है
तो प्रेशराइज इरिगेशन में अभी तक हम लोगों ने जो इरिगेशन सिस्टम्स देखी थी उसमें हम लोगों ने देखा था, पहले तो ये सुन लो बेटा, अभी तक इरिगेशन सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि सरफेस इरिगेशन, उसके बाद देखा हम लोगों ने सब सरफेस इरिगेशन, सबसे आखिर में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे उस पर, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। सबसे आखिर में हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर, डोंट वरी। पहले तो ये समझ लीजिए, कल हम लोगों ने देखा सरफेस इरिगेशन, उसके बाद सब सरफेस इरिगेशन, उसके बाद हम लोगों ने देखा, अभी आज हम लोग देखेंगे प्रेशराइज्ड इरिगेशन। अब प्रेशराइज इरिगेशन में हम लोगों को देखना है सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन, जिसको कहते हैं ट्रिकल इरिगेशन। ये सेम सवाल मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था। और उसके बाद हम लोग आज देखेंगे ओवरहेड इरिगेशन, जिसको भी बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे उसको बेसिकली दैट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन, है ना, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ये दो इरिगेशन, मॉडर्न टेक्निक, है ना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्रेशराइज इरिगेशन में हम लोगों ने माइक्रो इरिगेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले आता है दैट इज ड्रिप इरिगेशन या फिर ट्रिकल इरिगेशन। साइंटिस्ट का नाम सिमचा ब्लास नाम है साइंटिस्ट का, जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था इजराइल में। ये सेम सवाल मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था। आपस में कमेंट करना बंद कर दीजिए, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आराम से, क्योंकि ये दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट में आता है, एग्रोनॉमी, उसके बाद ये सेम चीज आएगी आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, है ना। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इसको अपने को नहीं पढ़ना है, इरिगेशन इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ना है, इसीलिए इरिगेशन को यहीं पे कवर करना है हम लोगों को, समझ रहे हो आप। इसलिए मेरा एग्रोनॉमी लंबा चलता है, एग्रोनॉमी मेरा लंबा चलता है, इसका रीजन ही वही है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिकल इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन, इजराइल में सबसे पहले इसका यूज किया गया था। मुझे यही सेम सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में भी, कि कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे पहले इरिगेशन, मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में सवाल कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन, और आप बताइए सर कि अलग अलग इरिगेशन के टाइप कौन से हैं, और ड्रिप इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताइए। सो आई वाज अवेयर अबाउट दैट कि ये ड्रिप इरिगेशन के बारे में, तो आपको भी अवेयर होना है इसके बारे में। ड्रिप इरिगेशन ये हम लोग रूट जोन में उसके पानी देते हैं, लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा पानी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो दैट विल बी गुड इनफ फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे कि सर इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो कंपोनेंट बहुत आसान है, लेकिन बात यह है ना कि हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं है इसके बारे में। तो बहुत आसान कंपोनेंट है, कौन से कंपोनेंट है वो भी देखते हैं एक बार, चलो। सबसे पहले मेन लाइन, सब मेन लाइन, लैटरल, ड्रिपर्स, फिल्टर, है ना, और बाकी की सारे एसेसरीज। अब इसमें होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कहीं कैनाल का पानी हो, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने दिया होगा, एक बार देख लेता हूं मैं भी, कहीं पे भी ये रहा यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए ना, पहले तो कैनाल का पानी है, ये कैनाल का पानी है। तो कैनाल का पानी जो है ना, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कैनाल से, या फिर नदी से बोलो, कैनाल से बोलो, और ये लाते हैं हम लोग फिल्टर में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये ध्यान में रखना है, वो है फिल्टर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किस चीज का होगा, दैट विल बी द फिल्टर्स। अगर फिल्टर सही नहीं है, समझ लो आप बात को, अगर फिल्टर सही नहीं है तो आपका ड्रिप इरिगेशन नहीं चलेगा, अगर फिल्टर सही चल रहे हैं तो आपका ड्रिप इरिगेशन सही चलेगा। तो अभी फिल्टर्स के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं, तो फिल्टर्स दे आर कंसिडर्ड एज अ हार्ट ऑफ द ड्रिप इरिगेशन, दे आर कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ द ड्रिप इरिगेशन, ओके। सो नॉर्मली अगर आप देख रहे हो तो यहां से पाइप से पानी यहां पर अंदर आएगा, यहां पे फिल्टर होगा और अलग अलग फिल्टर में जाएगा। यहाँ पे सैंड है, सैंड फिल्टर है, तो सैंड फिल्टर में क्यों, क्योंकि कुछ कूड़ा कचरा पानी के साथ आ रहा है ना, क्यों, नदी में तो हम लोग ने कोई जाली नहीं बिठाई है, तो ये सारी चीजें आती है फिर हमारे सैंड मीडिया पे, और वहां पे सारी चीजें फिर से फिल्टर होती है। ब्रिक फिल्टर होता है उसमें, ब्रिक मतलब जो हम लोग घर बनाने के लिए यूज करते हैं ना, ईंटे, तो दैट ईंटे भी इसमें होती है, ताकि वो पूरा रिफ्रेश हो जाए वाटर। अब हम लोग इसको इरिगेशन के लिए यूज करेंगे। अब इरिगेशन के लिए यूज करते हैं तो सबसे पहले एक मेन लाइन में चला जाता है, सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ मेन लाइन, इसको बोलते हैं मेन लाइन। अब मेन लाइन में होता क्या है, यहाँ पे एयर वॉल होता है, एयर रिलीज वॉल होता है, क्योंकि ताकि बहुत बार क्या होता है ना, पानी आने की वजह से यहाँ पे प्रेशर निर्माण होता है, तो वो कंट्रोल करने के लिए एयर वॉल होता है। उसके बाद होता है एनआरवी, एनआरवी का मतलब यहां से हम लोगों को मेन लाइन से इधर कनेक्शन देना है नहीं देना है, एक तरीके का वॉल ये। उसके बाद यहां पर आता है, देखो ये हुई मेन लाइन, ये हुई मेन लाइन, इसको बोलते हैं सब मेन लाइन, ये है सब मेन लाइन। और यहाँ पे सबसे आखिर में होता है फ्लश वॉल, फ्लश वॉल। सर सब मेन लाइन एक ही होती है, नहीं, यहां से भी सब मेन लाइन जाएगी, यहां से भी सब मेन लाइन जाएगी, तो ये मेन लाइन इस तरीके से फैली होती है और उससे सब मेन लाइन इधर से जाती है, समझ लो। आइदर ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप सब मेन लाइन एक कॉमन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कि नहीं सर हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, हम लोग सब मेन लाइन एक ही रखनी है, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुई मेन लाइन आपकी, ये हुई सब मेन लाइन। और इसमें फ्लश वॉल क्यों, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, यहां से कुछ भी कूड़ा कचरा एक आध बार रह ही जाता है, तो वो आके ना यहां पर अटके ना, तो यहां पर आने के बाद वो इधर चला जाए, सीधे चला जाए। अगर हम लोगों को लगे कि हाँ इसमें कुछ कूड़ा कचरा फंसा है, तो इधर से प्रेशर से पानी निकालना है, ये वॉल को खोलना है और सारा कूड़ा कचरा बाहर निकालना है। सो यहाँ पर रहता है फ्लश वॉल, है ना, फ्लश वॉल, देखो यहाँ पे फ्लश वॉल रहता है ये आखिर में। तो सबसे पहले पानी जब आएगा वो जाएगा फिल्टर में,
फिल्टर से सैंड फिल्टर में, ब्रिक फिल्टर में, वहां से फिल्टर होके मेन लाइन में, मेन लाइन से फिर सब मेन लाइन में। अब सब मेन लाइन से जो लेटरल मूवमेंट पे होता है, ये जो आप लोग ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल्स। उसको बोलते हैं लैटरल्स। लैटरल्स मीन साइड बाय साइड, है ना। यस, फर्टिगेशन में भी यूज होता है, मैं बोलूंगा आगे। तो उसको बोलते हैं लैटरल्स। सो लैटरल्स हमेशा ब्लैक कलर के होते हैं। आपको पूछा जाएगा कि व्हाई दे आर इन द ब्लैक कलर्स। उसका रीजन होता है कि टू अवॉइड द अलगी, अलगी ना आए। अलगी का फंक्शन, अलगी जो है ना, मतलब शैवाल आपने सुना होगा, तो अलगी ना आए, अलगी ना आने का मतलब आने के लिए हम लोग यहाँ पे लैटरल जो लगाते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। अब लैटरल्स पे, हर लैटरल पे, हर प्लांट के आजू बाजू में जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज इमीटर, जिससे पानी फॉर द, कि हम लोग इमीटर्स क्यों यूज करते हैं, फॉर डिस्चार्ज ऑफ वाटर। आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि पानी डिस्चार्ज करने के लिए कौन सा इंप्लीमेंट या फिर कौन सा कंपोनेंट यूज में आता है। सो पानी डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लैटरल्स। क्या यूज करेंगे बेटा, लैटरल्स, ध्यान में रखना है। तो लैटरल्स आर यूजफुल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ वाटर। ड्रिपर बोलो, सॉरी ड्रिपर बोलो, इमीटर बोलो, डिस्चार्ज ऑफ वाटर के लिए ड्रिपर और इमीटर, सॉरी, लैटरल्स वाटर कंडक्ट करने के लिए होते हैं। और लैटरल्स में सबसे आगे यहां पर भी होती है एंड कैप। जैसे हम लोगों को लगा लैटरल्स में कुछ फंस गया, एंड कैप खोल दो, पानी बाहर निकालो थोड़ी देर के लिए। ओके, सो ड्रिपर्स एंड इमीटर्स दे आर यूजफुल फॉर द वाटर डिस्चार्ज, उसके लिए यूज में किया जाता है। ओके, तो हम लोगों ने कंपोनेंट कौन से देखे। सबसे पहले देखा हम लोगों ने सैंड फिल्टर से, फिल्टर से दे आर कंसिडर्ड एज अ हार्ट ऑफ द ड्रिप इरिगेशन। वहां से पानी यहां पर आ रहा है मेन लाइन में, फिर सब मेन लाइन में। लैटरली अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को दिखेगा यहाँ पे लैटरल से वो ब्लैक कलर के है। उसके बाद हर प्लांट के पास इमीटर है, इमीटर होगा, क्या होगा बेटा, इमीटर होगा। चलो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, इमीटर या फिर ड्रिपर भी बोलते हैं। पंप सबसे पहला होता है, पंप। पंप ये कहां पर बिठाया जाएगा, जब शुरू में सैंड फिल्टर, क्योंकि हम लोगों को प्रेशर देना पड़ता है ना, कि प्रेशर से पानी आगे धकेलो, तो उसके लिए लगेगा हम लोगों को पंप। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, जिसका नाम है फिल्टर। फिल्टर आर कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि फिल्टर ना हो तो ड्रिप इरिगेशन नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं और उससे इमीटर से फिर पानी प्लांट्स को पहुंचाना है। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज द स्क्रीन मेश है, सैंड है। स्क्रीन मेश बोले तो ऐसे ऐसे फिल्टर्स रहते हैं, इसमें से पानी अंदर जाएगा, कचरा कूड़ा कचरा बाहर ही रहेगा। सैंड फिल्टर भी होते हैं। उसके बाद देखा हम लोगों ने मेन लाइन, एक मेन लाइन होती है, उसके बाद एक लैटरली मूवमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड एज सब मेन लाइन। हम लोगों ने ये भी देखा है, सब मेन लाइन पे वॉल भी होते हैं, जिससे हम लोग पानी देना है नहीं देना है कंट्रोल भी कर सकते हैं। सब मेन लाइन के बाद हम लोगों ने देखा लैटरल्स, ये साइड वाले होते हैं लैटरल्स। तो लैटरल्स पे और एक चीज होती है ना, ईच एंड एवरी क्रॉप में लैटरल्स, हम लोग एवरी क्रॉप के पास लैटरल जानी चाहिए। और क्रॉप के पास जो पानी डिस्चार्ज करता है, विच रिमूव द वाटर, या फिर पानी डिस्चार्ज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इमीटर और ड्रिपर। डिस्चार्ज रेट कितना, वो लगभग 1 घंटे में 1 से 15 लीटर, अपने को जैसा चाहिए वैसा अपन कर सकते हैं, है ना, हम लोग कर सकते हैं। यू आर द हार्ट ऑफ द स्टूडेंट। ओके, अरे बाप रे आशीष, कोई हार्ट अटैक ना आ जाए। चलो, सो नॉर्मली ड्रिपर्स एंड इमीटर्स 1 से 15 लीटर पर आवर, ये इस तरीके से हम लोग डिस्चार्ज उसका रख सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है। कंट्रोल वाल अभी मैंने आपको बोला, अगर पानी बंद करना है, रखना है, नहीं रखना है। फ्लश वाल भी मैंने आपको बोला है कि जो गंदा कूड़ा कचरा है उसको अगर बाहर निकाला है तो सबसे आखिर वाला फ्लश वाल भी यूज कर सकते हैं। एंड कैप लेटरल को होती है, अगर लेटरल से कूड़ा कचरा बाहर निकाला है तो एंड कैप यूज की जाती है लेटरल्स की। अब आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन। एडवांटेज ये है कि कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप अपन कल्टीवेट कर सकते हो। सेकंड एडवांटेज ये भी है कि वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। थर्ड एडवांटेज, यू कैन अप्लाई द फर्टिगेशन एंड हर्बिगेशन। आप फर्टिलाइजर को उसमें डाल रहे हो पानी में, और फर्टिलाइजर जितने चाहिए उतने ही आप पहुंचा रहे हो, दैट इज कंसिडर्ड एज फर्टिगेशन। एंड हर्बिगेशन का क्या है, हर्बिगेशन का क्या है ना, हर्बिगेशन का मतलब होता है हर्बिसाइड्स, कि वो भी आप प्लांट्स तक पहुंचा सकते हो, आजू बाजू में पहुंचा सकते हो। अब ये तो एडवांटेजेस है इसके लिए मैंने ना बोल रहा हूं कि लगभग 80% वाटर आपका सेव होगा, पानी इवापोरेशन का चांसेस बहुत कम होगा, क्योंकि वाटर डायरेक्टली जाएगा रूट जोन में, ये भी होगा। दिक्कत क्या है भैया, इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत वाली बात क्या है सर ड्रिप इरिगेशन में, तो है ड्रिप इरिगेशन में दिक्कत वाली बात है इनिशियल कॉस्ट, बहुत महंगा है शुरू में। सेकंड चीज है, ड्रिपर्स आर ससेप्टेबल फॉर द ब्लॉकेज। मान लीजिए आप नॉर्मल पानी दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन खारा पानी दे रहे हो, तो खारा पानी मतलब समुद्र का नहीं देना है। मान लीजिए कोई ऐसा वाटर है जिसमें सॉल्ट या फिर मिनरल्स बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग, उसकी दिक्कत है। फिर ऐसा वाटर हम लोग नहीं लगा सकते कि ऐसा वाटर ब्लॉकेज कर देगा। आप साधा पानी का नल भी अपना स्टार्ट करेंगे, कुछ दिनों के बाद उसमें आपने देखा होगा व्हाइट कलर के मिनरल्स जमा हो रहे हैं, आपका बाथरूम ब्लॉक हो रहा है, वो तो फिर भी छोटे छोटे इमीटर्स है। तो इंडिया का मोस्ट ऑफ द पानी सॉल्ट अफेक्टेड वाटर ही है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सर इंटरफेरेंस विद द फार्म ऑपरेशंस। मान लीजिए मुझे इंटर कल्टीवेशन करना है, ड्रिप इरिगेशन बिछा दिया, अब मुझे इंटर कल्टीवेशन करना है। अब वो ड्रिप फिर से आप उसको रैपअप करो,
फिर से बिछाओ, फिर से रैप अप करो, फिर से बिछाओ, तो हर बार करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है ड्रिप इरिगेशन में। आगे बढ़े थोड़ा सा बेटा। यस, तो इसके बाद मैंने बोला था आपको फर्टिगेशन के बारे में। अगर हम लोग पानी के साथ फर्टिलाइजर मिक्स कर रहे हैं, अब दिक्कत इसमें यह भी है कि अगर इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर है तो कैसे देंगे आप? जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर है पानी में वो दे सकते हो आप, लेकिन व्हाट अबाउट द इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर्स, वो नहीं दे सकते हो। व्हाट अबाउट द डस्टिंग, वो नहीं कर सकते हो। आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हो, आप सॉलिड फर्टिलाइजर कैसे दोगे? नहीं देते आता है। सो फर्टिगेशन को भी लिमिटेशन है। फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजर, है ना, प्लस फर्टिलाइजर के साथ साथ हम लोगों को मतलब फर्टिलाइजर अप्लाई करना है विद हेल्प ऑफ द इरिगेशन, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिगेशन। तो ये कर भी सकते हैं, एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इसके, ऐसे नहीं कि नहीं है। एडवांटेजेस के बारे में हम लोगों ने देखा, हाई एफिशिएंसी एंड सेविंग ऑफ फर्टिलाइजर अप टू 30 to 40%। हम लोग फर्टिलाइजर सेव कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम कर रहे हैं। सर कैसे? अगर खर्चा कम कर रहे हो तो उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब कम खर्चे में आप जितना भी प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हो तो उत्पादन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये चीजें होती है। आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब लिमिटेशन हम लोगों ने देखा है अभी, अब आगे बढ़ते, दैट इज अ स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो आपको ड्रिप के बारे में कुछ पता चल रहा है बेटा? ड्रिप के बारे में कुछ पता चला? आप बोलिए मुझे, ड्रिप के बारे में कुछ समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? चलो एक बार बोलिए जल्दी से फटाफट, सर ड्रिप इरिगेशन के बारे में कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो चलो चलो, और बाकी लोग भी बोलो फटाफट से। कुछ लोग बोलते ही नहीं, कुछ कुछ भी नहीं बोलते, कुछ लोग कुछ कुछ बहुत ज्यादा बोलते। हाँ, चलो आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े। यस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिकल इरिगेशन। ये वर्ड तो इजराइल से ही आया है। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर इसको बोलते हैं ओवरहेड इरिगेशन। दिस इज द ओनली इरिगेशन विच इज रिजेंबल एज अ रेनफॉल। तो यू यूज कहां पे करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूज कहां पे नहीं करना है, कि व्हाट मिस्टेक शुड बी अवॉइडेड while preparation of AFO within the 50 days only। 50 दिनों में अभी एग्जामिनेशन होने वाली है, उसमें कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप करना क्या है ये तो आपको भी पता है, करना क्या है ये तो आपको भी पता है, लेकिन करना क्या नहीं है ये समझना बहुत जरूरी बात है। यस, ट्रिकल एंड ड्रिप इरिगेशन वन एज द सेम, दोनों सेम ही चीजें हैं। अब ओवरहेड इरिगेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। ओवरहेड इरिगेशन, ओवरहेड इरिगेशन क्या चीज है? तो इट इज रिजेंबल एज अ रेनफॉल, है ना, इट इज रिजेंबल एज अ रेनफॉल, कि वो रेनफॉल की तरह। अब रेनफॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि रेनफॉल क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए बारिश हल्की भी हुई ना तो भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे ग्रीनरी बढ़ती है ग्रीनरी। तो बात तो एक ही है, अगर आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कुछ भाग या फिर कुछ पार्ट वो अगर इरिगेशन वाटर के साथ मिक्स हो रहा है और उसके साथ में ही बारिश के साथ में नाइट्रोजन नीचे आ रहा है, सो दैट विल बी बेसिकली कंसिडर्ड एज, यस दैट इज कंसिडर्ड एज, कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा नाइट्रोजन विथ रेन वो आ रहा है, तो नाइट्रोजन हेल्पफुल फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। इसीलिए बारिश थोड़ी भी हल्की भी हुई ना तो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिक्स होता है। अब सिंपल सी जाहिर सी और एक बात मैं आपको बताता हूं। यस, नाइट्रोजन दिस कैन बी यूज इन द अनड्यूलेटिंग लैंड। आपकी लैंड ऊपर नीचे ऐसे हो तो भी कर सकते हो, फ्लड इरिगेशन में नहीं कर सकते ऐसे, है ना। तो आपकी लैंड ऐसे भी हो ऊपर नीचे अनड्यूलेटिंग हो फिर भी आप ये यूज कर सकते हो। एडवांटेजेस इसमें और एक भी है, इट इज रिजेंबल एज अ रेनफॉल, बट ये यूज कहां पे नहीं करना है? इट कैन नॉट बी यूज्ड इन शुगर केन, जूट एंड राइस। ये 3 क्रॉप में हम लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना है। शुगर केन में किया तो एरो खराब हो जाएंगे, मतलब जो फ्लावर्स है शुगर केन के वो खराब होंगे। सेकेंड थिंग, अगर हम लोगों ने राइस के फील्ड में तो इसको लगा ही नहीं सकते क्योंकि ब्लॉकेज के बहुत चांसेस है। एंड थर्ड थिंग, अगर हम लोगों को जूट में इसको लगाना है तो रेटिंग ऑफ जूट के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसीलिए इन 3 क्रॉप में इसको नहीं लगाना है। क्रॉप के नाम मैंने बोले राइस है, उसके बाद शुगर केन है और जूट है। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। एक तो वाटर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेकंड, सेविंग ऑफ वाटर 25 से 50% के आसपास। सेविंग ऑफ लैंड 10 से 20%। सर सेविंग ऑफ लैंड कैसे हो रहा है? देखो ड्रिप इरिगेशन भी आप लगा रहे हो ना, या फिर कुछ भी कर रहे हो आप, मान लीजिए आप चेक बेसिन मेथड बना रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो लैंड वेस्टेज होने ही वाली है। इरिगेशन चैनल बना रहे, लैंड वेस्टेज हो गई है, तो यहाँ पे इरिगेशन लैंड या फिर लैंड वेस्टेज होने के चांसेस ही बहुत कम है। रन ऑफ वाटर होने की बहुत संभावना कम है,
क्योंकि हम लोगों को पता चल जाता है कि कितना बारिश, कितना पानी यहाँ पे अपन ने अप्लाई किया है, कैसे किया है, ये सारी चीजें पता चल जाती है। सलाइन वाटर में भी सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसएडवांटेज भी कुछ है। इनिशियल कॉस्ट हाई रहेगी। रेटिंग ऑफ जूट का मतलब क्या होता है? देखो, हम लोगों ने जूट क्रॉप जो है ना ऐसे खड़ा रहता है, उसको स्टेम रहती है, हम लोगों ने मान लीजिए उसको हार्वेस्ट करके ला लिया और बहते हुए पानी में उसको अगर डाला फॉर द लूजिंग द फाइबर्स, उसको बहते हुए पानी में फाइबर लूज करने के लिए उसको डाला जाता है, बहते हुए फाइबर में, पानी में उसका फाइबर लूज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेटिंग ऑफ जूट। अब मान लीजिए क्रॉप है, वहां पे उस पे ये स्प्रिंकलर इरिगेशन लगा रहे, तो वहीं पे खेत में जो रेटिंग ऑफ जूट होगा, है ना, तो वहां वहीं पे धागे बनाने शुरू कर देने पड़ेंगे अपने को फील्ड में, सो दैट इज कॉल्ड एज रेटिंग ऑफ जूट। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें सर डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, हाँ है, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम लोग को बहुत प्रेशराइज इरिगेशन, मतलब प्रेशर बहुत लगेगा। यशवी का कहना है ड्रिप इरिगेशन इज आल्सो सुटेबल फॉर द अनड्यूलेटिंग, यस यस इट इज आल्सो सुटेबल। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइस जूट जैसे फील्ड में यूज नहीं कर सकते और स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस इससे ज्यादा हो सकते हैं। सर स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस, हाँ अगर मॉइस्ट कंडीशन हवा में हो तो ऐसे सिचुएशन में डिसीजेस पे ज्यादा फैलते हैं। अब सेकेंड बात और भी एक है कि अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई तो स्प्रिंकलर इरिगेशन लगा दो। सर क्या होगा, और भी बढ़ेगी? नहीं, तो हवा में जो भी मॉइस्चर है वो सेटल डाउन होगा जमीन पे। अगर हवा में ड्यू है, फॉग है, कुछ है, फॉग की तकलीफ होती है, बहुत प्लांट्स को फॉग की तकलीफ होती है, सनलाइट नहीं आ पाता है एंड उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है और प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। कि अगर ऐसे लग रहा है वहां पे फॉग आ गया, तो फॉग आ गया तो आपको क्या करना है ना, इरिगेशन लगाना है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। वो क्या करेगा कि वहां पे जो भी फॉग है उसको सेटल डाउन करेगा नीचे और फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर और एक बात, माउंटेनियस एरिया में हवा तेज चल रही है, हाँ यही अभी मैं डिसएडवांटेज में आने वाला था। सो माउंटेनियस हवा में सर ड्रिप में वाटर यूज इफिशियंसी 80 से ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल है। 95% तक वाटर यूज इफिशियंसी और इरिगेशन इफिशियंसी हो सकती है ड्रिप इरिगेशन में। अब वाटर यूज इफिशियंसी अलग होती है और इरिगेशन इफिशियंसी अलग होती है। आपके सोर्स से फील्ड तक पानी लाना और प्लांट्स तक पानी पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन इफिशियंसी, और ये फ्लड से ज्यादा ड्रिप की होगी, है ना। अब नॉर्मली हम लोग देखें माउंटेनियस रीजन में तो वहां पे दिक्कत है, हवा जोर जोर से चल रही है, तो अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पानी है वो होगा। तो अगर तेज हवा वाला रीजन है तो वहां पे ये यूज में नहीं आता है, ये ध्यान में रखना। अगर तेज हवा वाला पानी है, बड़े तेज बन रहे हो। चलो अभी यहां तक हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो ये सुनो। अभी यहां तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने एक बात समझी कि अगर बारिश कम हो रही है, अगर प्लांट्स को पानी कम मिल रहा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को इरिगेशन देनी चाहिए, इरिगेशन देना चाहिए। बट आप बताओ कि अगर पानी कम है तो फिर क्या करेंगे? अगर पानी कम है तो क्या करेंगे? फिर हम लोग क्या करेंगे? वाटर यूज इफिशियंसी और क्रॉप यूज इफिशियंसी, क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी, इसके बारे में बताता हूं। CUE, देखो इरिगेशन इफिशियंसी अलग होता है, वाटर यूज इफिशियंसी अलग होता है, दोनों के बारे में मैं बताता हूं एक सिंपल आसान भाषा में। रवि देखो, यहां पे है मेरी रिवर या फिर वेल और यहाँ पे मेरा फील्ड, तो मान लीजिए फ्लड इरिगेशन से यहां पर मैं पानी ला रहा हूं तो इरिगेशन इफिशियंसी कम होगी। ड्रिप इरिगेशन से ला रहा हूं तो पानी ज्यादा से ज्यादा यहां तक पहुंचेगा, उसको बोलते हैं इरिगेशन इफिशियंसी। तो ये ड्रिप इरिगेशन की हमेशा ज्यादा होती है। अब वाटर यूज इफिशियंसी क्या होता है ये भी ध्यान में दीजिए बेटा। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ पानी अप्लाई कर रहे हैं, उससे कितना पानी ये फॉर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स के लिए यूज में आ रहा है, सो इसमें से कितना पानी प्लांट यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाटर यूज इफिशियंसी ऑफ क्रॉप। क्रॉप की वाटर यूज इफिशियंसी होती है ना। वो इरिगेशन की भी होती है, मतलब इरिगेशन देखो, अगर आप फ्लड इरिगेशन से यहाँ पे इरिगेशन दे रहे हो तो बनाना वाटर नहीं ले पाएगा, लेकिन वही ड्रिप इरिगेशन से दे रहे हो तो बनाना ज्यादा पानी ले पाएगा, यही बात होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा एक टाकी है उसको मुंह लगा के पानी पियो, पानी तो बहुत ज्यादा है ना आपके पास, मुंह लगा के पानी पियो, आप पी पाओगे नहीं, लेकिन मैं ग्लास ग्लास से पानी दे रहा हूं तो आप ज्यादा पानी पियोगे। तो वैसे ड्रिप इरिगेशन ना, ड्रिप इरिगेशन की हेल्प से इरिगेशन इफिशियंसी एंड वाटर यूज इफिशियंसी ज्यादा होती है रादर देन बाकी के कोई भी इरिगेशन सिस्टम्स। कछु समझ रहे हो? अक्षय, अक्षय मोबिले, कछु समझ रहे हो बेटा? अनिकेत दुर्गे, ये दोनों नाम मुझे लगता है महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चलो कछु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ भैया बोलो बोलो बोलो। यस, पैडी का वाटर यूज इफिशियंसी कंपैरेटिवली कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको अपन इतना पानी देखो, 5000 लीटर
water is required to grow 1 kg of grain of rice. 1 किलो ग्रेन ग्रो करने के लिए, राइस का 1 किलो ग्रेन ग्रो करने के लिए 5000 लीटर पानी लगता है, इसलिए राइस कभी वेस्ट नहीं करना। एक बात ध्यान में रखना है आपको, अगर हम लोग ऐसी कंडीशन में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, 5000 लीटर पानी लगेगा 1 किलो ग्रेन ग्रो करने में। 1 किलो ग्रेन ग्रो करने में, जय महाराष्ट्र, नहीं, भारत माता की जय। चलो, महाराष्ट्र तो बेस्ट है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी के भी रीजन्स बहुत बेस्ट है। अब बढ़ते हैं, हर किसी को अपने अपने रीजन, अपने अपने देश, अपने अपने स्टेट। नींद आ रही है आज सूरज, तो सो जाओ थोड़ी देर, बाद में उठने के बाद मुझे बोल देना। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। आगे बढ़े बेटा थोड़ा सा। JFO एग्जाम, बस यही करना है। ओ भाई, बोलो बोलो बोलो। भैया रात को ना थोड़ा सा जल्दी सोते जाओ, आपको आदत लग चुकी होती है ना। चलो एक बार क्लियर है तो बोल दो। आपको करके नहीं सूरज, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सर कैसे हो सकता है 5000 लीटर, क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक नहीं है बेटा, यही सही चीज है प्रवीण, क्योंकि इतना पानी लगता है फॉर मेंटेन द एनारोबिक कंडीशन इनटू द सॉइल, यही सही है। सूरज सोना नहीं है, आपका नाम सूरज है, तो सोचो आप अगर सो गए तो क्या होगा, आप अगर दिन में सो रहे हो तो क्या होगा, तो दिन में हो गई रात। कुछ दिनों के लिए जब तक AFO का एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक मैसेज मैसेज खेलना बंद करो। हेलो, आपने खाना खाया? अरे खा रही है वो, कल AFO का एग्जाम निकलेगा ना तो वो बिना खाना खाए भी आपके पास चली आएगी, और अगर नहीं निकला ना तो वो खाना खाएगी भी, सो भी जाएगी, और तुमको बस एक ही गाना सुनना पड़ेगा, ये धोखे, ये धोखे, ये धोखे, प्यार के धोखे, मेरे दिल ने सहे है रो रो के, किसी से कोई प्यार ना करे। तो प्यार करना है अभी AFO के साथ, AFO को ही प्रपोज करना है, AFO के साथ में ही सब कुछ चीजें करनी है, जो कुछ भी हो वो मेरा AFO है अभी, बस दैट्स इट, या फिर नाबार्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ही बड़ी दिक्कत है। सूरज खुल गई नींद? अभी नहीं सोओगे बेटा आप, अभी नहीं सो सकते आप सूरज। चलो बेटा, सर आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो, क्या मतलब क्या? अच्छा, देख रहा है विनोद। अभी बात ये है ना बेटा, मुझे बात ये है कि मुझे सिलेबस आपका कंप्लीट करके देना है। नहीं ना, आपको ऐसे पटक पटक के लेके जाता था ना मैं, AFO की एग्जाम अगर प्रीपॉन नहीं हुई होती ना, तो पटक पटक के लेके जाता था मैं आपको, है ना। देख रहा है विनोद, लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। चलो, यस नाबार्ड है, इफको है, क्रिफको है, यस CCI कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पेपर है, आपको पता होगा 6 तारीख को है ना। देख रहा है विनोद, कैसे कैसे कर रहे हैं लोग, हंस रहे हैं। चलो अभी सोना नहीं है, जागते रहो भाई, मैं सोने नहीं दूंगा तुम्हें। चलो सूरज, चलो आगे बढ़ते। अब ड्रेनेज, अब तक पानी कम था, है ना, क्योंकि हमारे जिंदगी में गम था। ऐसे शायर अगर कोई बोले तो उसका उल्टा लटका के पहले ना 30 अगस्त तक मारो, है ना। अब चलते आगे। तो ड्रेनेज का मतलब होगा, देखो अब तक पानी कम था इसलिए हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ वाटर करना पड़ रहा था, अब पानी ज्यादा हो गया है, तो रिमूवल ऑफ द एक्सेसिव वाटर दैट इज कॉल्ड एज ड्रेनेज, बस दैट्स इट, इतना ही है। द रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर दैट इज कॉल्ड एज ड्रेनेज। तो ड्रेनेज दो तरीके से होता है, एक कि आप सरफेस से ही पानी एक्स्ट्रा निकाल लो, या फिर पहले पानी सब सरफेस में जाने दो और वहां से निकालो। तो दो टाइप के ड्रेनेज होते हैं, फर्स्ट सरफेस ड्रेनेज, सेकंड सब सरफेस ड्रेनेज। कि पानी अगर यहां पे है तो एक्सेसिव वाटर है, ऊपर ऊपर है, तो उसको वहीं से निकालो, सरफेस ड्रेनेज। नहीं तो पानी को नीचे जाने दो और नीचे से फिर पानी को बाजू में निकालो, दैट इज कॉल्ड एज सब सरफेस ड्रेनेज। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, अबे ये स्क्रीनशॉट निकाल रहा है, रुकते हैं थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आप लोग देखोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस ड्रेनेज। अगर हम लोग पानी को ऊपर ऊपर से ही निकाल रहे, दैट इज कॉल्ड सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज, तो मान लीजिए बेटा हम लोगों को पानी, ये सरफेस ड्रेनेज कहां तक हो सकता है कि जब तक स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, 1 to 1.5% तक अगर स्लोप हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, आसानी से हम लोग ऊपर का पानी निकाल सकते हैं। अब सेकंड चीज ये है कि सब सरफेस ड्रेनेज में करना क्या है, फिर सरफेस ड्रेनेज में क्या क्या तरीके होते हैं। तो सरफेस ड्रेनेज में हम लोग कर सकते हैं 4 चीजें, एक लिफ्ट ड्रेनेज, ग्रेविटी ड्रेनेज, फील्ड सरफेस ड्रेनेज, डिच ड्रेनेज। मतलब सर देखो, लिफ्ट ड्रेनेज का मतलब होता है कुछ भी नहीं, लिफ्ट लिफ्ट करना और निकालना। मतलब सर कुछ नहीं, पंप लेके आओ, एक्सेसिव वाटर, यहाँ पे सरफेस पे एक्सेसिव वाटर है, वहां पे पंप डालो, पानी निकालो, पानी निकालो, बाहर फेंक दो, बस सब खत्म। मतलब क्या है सर लिफ्ट ड्रेनेज, मतलब सरफेस पे अगर कहीं पे पानी जमा हो रहा है तो एक सिंपल सा काम करना है, पंप लेके आना है, उसको लगाना है, एक्सेसिव वाटर रिमूव करना है, सो दैट इज कॉल्ड एज लिफ्ट ड्रेनेज। हाँ सर कुछ भी, हाँ यही है, द ड्रेन फ्रॉम द लो lying एरियाज बाय पंपिंग एक्शन। अगर एक्सेसिव वाटर दिख रहा है, पंप लेके आओ, लगाओ, बस पानी बाहर फेंक दो, दैट इज कॉल्ड एज लिफ्ट ड्रेनेज। सेकंड होता है ग्रेविटी ड्रेनेज। मतलब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, सिंपल आसान भाषा है। आसान भाषा में आपको क्या करना है, लो लैंड और वेटलैंड राइस फील्ड में ये जनरली होता है, तो करना क्या है हम लोगों को, कुछ भी नहीं करना, यही है कि सर ग्रेविटी ड्रेनेज का मतलब होता है कि आपको एक छोटा सा स्लोप देना है फील्ड को, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स पानी एक तरफ आ जाएगा, है ना, आपको छोटा सा एक ग्रेविटेशनल स्लोप देना है उसको। ग्रेविटेशनल स्लोप देने के बाद एक ही होगा, द वाटर इज अलाउड ड्यू टू ड्रेन फ्रॉम द एरियाज अंडर हायर एलिवेशन टू द लोअर एलिवेशन। मतलब हाई एलिवेशन, थोड़ा सा हम लोगों को स्लोप देना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्लोप दो, पानी सारा का सारा इधर चला जाएगा, समझ रही हो, सारा 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 सारा, तो यहां पर पानी जमा हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज ग्रेविटेशनल ड्रेनेज और ग्रेविटी ड्रेनेज। थर्ड थिंग है बहुत आसान, जिसको बोलते हैं फील्ड सरफेस ड्रेनेज। फील्ड सरफेस ड्रेनेज मतलब सर नहीं समझा, इरिगेटेड बेसिन्स और फरोज आर करेक्टेड विद द ड्रेनेज फार्म पॉन्ड यूज फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग। नहीं समझा सर, सिंपल बात है। इस टॉपिक पे एमसीक्यू कैसे बनेंगे, देखो एक बात बोलता हूं मैं आपको, लगभग कल मैंने 200 से 250 सवाल क्वेश्चंस जो है ना आपके लिए दिए हैं, लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस मैंने ऐप में अपलोड करने के लिए दिए हैं, लगभग 200 से 250। एग्रोनॉमी के कितने सर, फंडामेंटल के, कुल मिला के 140 सवाल मैंने कल दिए हैं, नए वाले बोल रहा हूं मैं, नए वाले बोले तो जो लास्ट ईयर पेपर था, एग्जामिनेशन था, उसके पैटर्न के अनुसार कल लगभग मैंने 130 140 क्वेश्चन जो है ना एग्रोनॉमी के ऐप में अपलोड करने के लिए दिए हैं। तो वो आपके सामने क्यूबीजी के फॉर्मेट में या फिर डीपीपी के फॉर्मेट में या फिर प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्मेट में वो सारे आ जाएंगे धीरे धीरे। सर बस इतना ही करना है, नहीं, आखिर में मैं रिवीजन और टेस्ट और ये सारी चीजें भी तो करवाऊंगा ना। आगे बढ़ते थोड़ा सा, आगे बढ़ते थोड़ा सा, इस टॉपिक पे एमसीक्यू बहुत सारे, डोंट वरी अबाउट दैट। सर स्मॉल सीसी ड्रेनेज का क्या क्या फायदा है, ओके वही बोल रहा हूं आगे। ड्रेनेज इसीलिए कि छोटी छोटी चीजें, मतलब छोटा छोटा पोर्शन में भी अगर हम लोग पानी निकालेंगे बाहर तो उसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे एरेशन अच्छा रहेगा, एरेशन मतलब हवा रहेगी अच्छे से, और हवा रहने की वजह से क्या होगा, जो रूट्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, है ना। तो अब फील्ड सरफेस ड्रेनेज में हम लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं, ये हमारा फील्ड है, इसके बीच में आपको फरो बनाने, क्या बनाने, फरो, नालियां बनानी है, नालियां मतलब फरोज बनाने आपको। तो फरो बनाने हैं, मैं आपको इतना बता दूंगा कि मेरे सब्जेक्ट जितने भी है, मेरा सब्जेक्ट है या फिर सारी चीजें जितनी भी अच्छी है ना, मैं आपको सब प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे ना तो यहाँ पर हम लोग पहले बनाएंगे फरोज, क्या बनाएंगे बेटा, फरो। तो फरो अगर हम लोग बना रहे हैं तो यहां से पानी जाएगा कहां पर, लैटरल जो नाला हम लोगों ने कॉमनली बनाया उसमें, और वहां से पानी चला जाएगा बाहर, यहाँ पे बनाओ पॉन्ड, जिसको बोलते हैं फार्म पॉन्ड। देखो फिर से सुनो कि सर हम लोग अगर फील्ड सरफेस ड्रेनेज कर रहे तो कैसे करना है, यहां से नालियां बनाओ छोटी छोटी, जिसको कहेंगे फरोज। तो यहाँ का पानी जो ना नाली में जमा हो जाएगा, मेन नाली में जमा हो जाएगा, और ये सारा पानी हम लोग फार्म पॉन्ड में हार्वेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर जमा रखेंगे। अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़े हम लोगों को कि फिर से पानी देना है तो इसी फार्म पॉन्ड का यूज करना है। तो दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली फील्ड सरफेस ड्रेनेज, फील्ड सरफेस ड्रेनेज। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं डिच ड्रेनेज। डिच का मतलब क्या होता है ना, एक खोल नाली बनाना है, एक नीचे डीप नाली बनानी है, डीप। तो डीप नाली बनाओ, कॉमनली ऐसे डीप नाली बनाओ जहां पर हम लोगों को लग रहा है कि एक कॉमनली कुछ चीजें नीचे जा रही है, तो डीप नाली बनाओ, इधर से भी पानी आता है, इधर से भी पानी आता है, बड़ी लंबी नाली और बड़ी खोल नाली या फिर बड़ी डीप नाली में पानी आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ डिच, और यहां से पानी बाहर चला जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिच ड्रेनेज। डिच करके चला जाएगा, तो मुझे डिच करके का मतलब क्या होगा, बहुत डीप में दर्द देके चला जाएगा तू मेरे से, छोरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो डिच का मतलब क्या होगा, बहुत डीप नाली बनानी है,
पानी यहां से आएगा नाली में, यहां से आएगा और नाली से फिर बाहर चला जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिच ड्रेनेज। ओके, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब देखते हैं सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस, तो ड्रेनेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले तो ड्रेनेज में हम लोगों ने देखा कि सरफेस ड्रेनेज, अब सब सरफेस ड्रेनेज, नीचे से पानी निकाल दो एक्स्ट्रा क्या क्या चीज है। तो अभी सब सरफेस ड्रेनेज में सबसे पहले टाइल, मोल, वर्टिकल एंड वेल ड्रेनेज, या फिर ड्रेनेज वेल, सिंपल सी बात है, टाइल ड्रेनेज। तो एक अच्छा सा पाइप लो और अच्छे से पाइप लेके सब सरफेस में इसको डाल दो, सब सरफेस में इसको घुसा दो, इस वो होल्स होते, तो एक्सेसिव वाटर जैसे ही सरफेस से नीचे जाएगा उसमें चला जाएगा, यहां से बाहर निकालो। तो ड्रेनेज पाइप या फिर टाइल बोलते हैं उसको, ड्रेनेज पाइप या फिर टाइल बोलते हैं। बाकी लोग मर गए क्या? सादा कुत्ता कुत्ता, ए थोड़ा कुत्ता टॉमी, भाई बोलो, बोलो, मुंह खोल, हेलो, बोलो जल्दी से, चलो बोलो जल्दी से। कीलेर है, कीलेर है, कीलेर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो टाइल ड्रेनेज, टाइल ड्रेनेज में आपको देखना है कि यहाँ पर एक पाइप होता है जिसको बोलते हैं ड्रेनेज पाइप या फिर टाइल, वो सब सरफेस में डालना है, जो एक्सेसिव वाटर होगा पाइप में आ जाएगा और वहां से निकल जाएगा। जिंदा है तो बोलो, कुछ तो भी जिंदा हो तो बोलो। अब है मोल ड्रेनेज। मोल ड्रेनेज में क्या आपको मोल बोल फ्लो यूज करना है, मोल बोल फ्लो है ना। तो मोल फ्लो का मतलब क्या होता है ना, ऐसे एक पाइप होता है, मतलब ऐसे एक फ्लो होता है जिससे क्या करना है, सब सरफेस में ऐसे नाली बनानी है, नीचे से नाली बनानी है ताकि पानी उस नाली में जमा हो जाए और साइड में निकल जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज मोल ड्रेन। मोल ड्रेन आर अनलाइंड सर्कुलर अर्दन चैनल्स फ्रॉम विद इन द सॉइल बाय द मोल फ्लो। मोल फ्लो की मदद से हम लोगों को सब सॉइल में, ऐसी सब सॉइल में अंडरग्राउंड नाली बनानी है, जिससे क्या होगा, नॉर्मली पानी जो एक्सेसिव है वो नाली में जाएगा और नाली से वो बाहर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज मोल ड्रेनेज। अब थर्ड दैट इज है, उसको बोलते हैं हेरिकेन, वर्टिकल ड्रेनेज, वर्टिकल ड्रेनेज, सॉरी, वर्टिकल ड्रेनेज। तो वर्टिकल ड्रेनेज का मतलब क्या होगा बेटा, कि नॉर्मली आपको क्या करना है, ऐसे जेसीबी लेना है और जेसीबी से इसको खुदाई करनी है। तो ये वर्टिकल ड्रेनेज, इसमें ऐसे खुदाई करनी है। ये देखो पाइप नीचे चला गया, पाइप निकाल लो, फिर जब भी एक्सेसिव वाटर होगा इस नाली में जमा होगा। सो इससे क्या होगा सर, पानी तो वहीं पे नहीं, देखो यहाँ पे जितना भी एक्सेसिव पानी वो नाली में आएगा, यहाँ पे एक्सेसिव पानी वो नाली में आएगा और नीचे चला जाएगा, या फिर पानी इतने ही एरिया में रहेगा, आजू बाजू में नहीं रहेगा। तो ये सारी लैंड ये सूख जाएगी। देखो यहां पर हम लोगों ने ड्रेन किया पहले, तो एक्सेसिव वाटर यहां पर आकर रुक जाएगा, आ जाएगा और यहां पर रुक जाएगा। तो इधर की लैंड फिल खाली हो जाएगी, इधर के लैंड में एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल ड्रेनेज। अब आखिरी जो है दैट इज अ ड्रेनेज वेल। मतलब क्या करना है, आपके पूरे फील्ड में एक ऐसी वेल बना दो, कुआं खोद दो और एक्सेसिव वाटर जितना भी होगा सब सरफेस में वो पानी यहाँ पे जमा कर दो। आपको अगर इन फ्यूचर जरूरत लगे तो यही पानी निकालो और फिर से इरिगेशन दे दो। तो दिस इज कॉल्ड एज ड्रेनेज वेल और वेल ड्रेनेज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी सिस्टम ऑफ ड्रेनेज क्या होती है, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज मतलब ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये सिस्टम ऑफ ड्रेनेज ये तो अलग ही लग रहा है। कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। अब मान लीजिए मुझे ड्रेनेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, अरे वहां पे पानी ज्यादा है, चलो 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 पंप लेके चलो वहां पे निकालो। यहाँ पे पानी ज्यादा दिख रहा है, एक काम करो, यहाँ पे क्या करो, तुम खुदाई करो, सब सरफेस में पानी लेके जाओ, वहां से बाहर निकालो, टाइल ड्रेनेज करो। अच्छा, तो हम लोग रैंडमली ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड एज रैंडम सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, रैंडम सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। मैं रैंडम करो, अरे चलो 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 निकालो यहाँ से पानी, अबे यहाँ पे भी पानी है, चलो यहाँ से निकालो, कुछ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम ड्रेनेज। अब हिरिंग बोन क्या होता है, हिरिंग बोन ये फिश की बोन की तरह होता है। हिरिंग बोन का मतलब ये, मान लीजिए मेरा फील्ड है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक मेन ड्रेनेज चैनल बना रहा हूं और यहाँ पे ये जो है ना सब मेन चैनल्स होते हैं, ऐसे सब मेन चैनल्स। तो यहाँ पर पानी जमा होगा, ये मेन चैनल में आएगा, यहाँ पे पानी जमा होगा मेन चैनल में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे, और फिर ये पानी मेन चैनल से हम लोग बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। सो दैट इज बेसिकली टाइल ड्रेनेज। कैसे करते, पाइप लेते सब सरफेस में, उसको डाल देते पहले से, मतलब पहले लंबी खुदाई करो, पाइप डाल दो, पानी एक्सेस आएगा वो पाइप में चला जाएगा, उसको पोर्स होते हैं, पाइप में चला जाएगा एक्सेसिव वाटर और बाहर निकाल दो उसको, ये होता है टाइल ड्रेनेज। इसको बोलते हैं हेरिंग बोन, हेरिंग बोन। ये टाइप और सिस्टम ऑफ ड्रेनेज है। हम लोगों को पानी बाहर निकालना है, तो हम लोगों ने अगर रैंडमली कहीं से भी पानी निकालना शुरू कर दिया, रैंडम सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। अगर इस हिसाब से पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया कि एक मेन लाइन ड्रेनेज की पकड़ो और आजू बाजू से यहाँ पे पानी जमा करो और फिर मेन लाइन से बाहर निकालो, दिस इज कॉल्ड एज हेरिंग बोन। अब उसके बाद आता है ग्रिड आयन। ग्रिड आयन, ग्रिड आयन क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा फील्ड है, तो यहाँ पे ये मेन लाइन है, ये सब मेन लाइन भी है, सब मेन लाइन भी है ना, ये लेटरल्स, इसको लेटरल्स बोलते हैं, एक्चुअली लेटरल बोलते हैं। ये मेन लाइन है, ये लेटरल्स है, और इससे क्या होगा ना, फिर ऐसे ऐसे इधर से एक पाइप आएगा, इधर से
इधर से, तो इसका पूरा पानी यहाँ पर, इसका पूरा पानी यहाँ पर, इसका यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और फिर सब मेन लाइन में ही आएगा और यहां से मेन चैनल में आएगा और वहां से बाहर चला जाएगा। तो दिस इज बेसिकली कंसिडर्ड एज ग्रिड आयरन। मैंने आपको हेरिंग बोन के बारे में बोला था, हेरिंग बोन कैसे, डायग्राम से ही पता चल जाएगा आपको, डायग्राम से ही पता चल जाएगा। ये है हेरिंग बोन और ये क्या है सर, ये है ग्रिड आयन। सिर्फ डायग्राम से ही मैंने निकाली तो आपको पता चल जाएगा। You can identify with help of the diagram also. ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब एग्जाम में नहीं आता होगा? तो हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं रवि जी? ये पक्का एग्जाम में आता है, ये पक्का एग्जाम में आता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना इरिगेशन वाला, ये टॉपिक जो है ना ड्रेनेज वाला, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ही पोर्शन है। एक्चुअली ड्रेनेज वाला जो पोर्शन है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में नाबार्ड वाले लोगों को मैंने वहां पे नहीं पढ़ाया है और आपको मैं इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाऊंगा जो एएफ वाले लोग हैं। तो नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये यहाँ पे क्यों पढ़ा रही है, एग्जाम में आता है, इससे पहले पूछा गया है। आप एक ही एग्जाम को देख रहे होंगे तो नहीं पूछा जाएगा, अगर आप मल्टीपल एग्जाम के लिए देख रहे हो तो ये पक्का पूछा जाएगा। ये पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा गया है, पूछा जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। चलो रैंडम, मैंने आपको बोला कहीं से भी पानी उठा लो रैंडमली, रैंडम इरिगेशन सिस्टम। उसके बाद हेरिंग बोन हम लोगों ने देखा कि इसको मेन चैनल में ऐसे बाहर निकालना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सबमेन लाइन, दैट इज अ ग्रिड आयन। एंड लास्ट पोर्शन जो है हमारा आज के स्लाइड का, दैट इज इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर का मतलब क्या होता है ना, हेरिंग बोन टू वर्टिब्रल कॉलम, यस वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्रल कॉलम की तरह होता है, यस यस वर्टिब्रल कॉलम, बस किसका, फिश का, फिश का वर्टिब्रल कॉलम वैसे होता है। चलो आगे बढ़ते, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में आएगा ये। इंटरसेप्टर में अगर आप लोग देखोगे तो उसका क्या होता है ना, मान लीजिए ये क्या करते हैं ना, नीचे से ऐसे पाइपलाइन कर देते, यहां पर पानी एक्स्ट्रा हो रहा है तो उधर चला जाएगा, उधर एक्स्ट्रा हो रहा है तो इधर आएगा। सर सबसरफेस ड्रेनेज प्रैक्टिकली यूज में आता है क्या? अगर होगा तो किस स्टेट में होता है? महाराष्ट्र में भी होता है, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में होता है, केरला में होता है, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में होता है सबसरफेस ड्रेनेज। अब होता क्या है ना, हम लोग कहीं पे भी हमारे आजू बाजू में हम लोगों ने देखा ही नहीं है कभी ड्रेनेज होता है करके, क्योंकि इतना खर्चा फार्मर्स नहीं करते, इतना खर्चा फार्मर्स नहीं करते। हमारे यूजुअली ऑलमोस्ट स्टेट्स में क्या करते हैं, सारे के सारे लोग सरफेस ड्रेनेज करते हैं, सब सरफेस ड्रेनेज कोई करता ही नहीं है। एक्सेसिव वाटर बाहर निकालना बहुत जरूरी है, लोग बोलते हैं यार कौन करेगा, इतनी मेहनत कौन करेगा, ये सारी चीजें, इसीलिए हमारे यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ये बात है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, दिस इज अ सवाल टाइम, सवाल टाइम। चलो ये स्टेडियम में भी होता है, हरियाणा में भी होता है बर। भैया ये गलत नहीं होने देना है, हाँ? कौन सा ऐसा इरिगेशन है जो रेनफॉल की तरह होता है, रेनफॉल की तरह ऊपर से पानी आ रहा है? क्या आंसर होगा? स्प्रिंकलर इरिगेशन, बी इज करेक्ट। अरे भाई साहब ये फ्लड इरिगेशन, ये कहाँ जा रहे हैं कुछ कुछ लोग ना, कहाँ पे चले जाते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। रेनफॉल सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, सीधी सी बात है एकदम से। चलो तो कल हम लोग मिलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है दैट इज बेसिकली इरिगेशन। इरिगेशन में अलग अलग टाइप देखे हैं, सरफेस देखा है, सब सरफेस देखा है, प्रेशराइज्ड इरिगेशन देखा है। ये सब देखने के बाद, ये तो पानी कम था तब दिया था, अब एक्सेसिव वाटर है तो ड्रेनेज भी किया है ना, सरफेस ड्रेनेज किया है, सब सरफेस ड्रेनेज किया है, उसमें भी हम लोगों ने रैंडम ड्रेनेज, है ना। सर नोट जो इसकी है वो हिंदी से नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, तो कैसे मिलेगा इंग्लिश? ठीक है मैं बात करता हूँ आज ही, आज ही बात करता हूँ मैं एसएमई से, उनसे पूछ लेता हूँ सर से कि सर इसको कैसे कर सकते हैं, है ना सत्येंद्र जी।
कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछ लेता हूं सर से भी। होमवर्क आपको क्या करना है, आपको एक चार्ट निकालना है, अच्छे से चार्ट निकालना है और सारे इरिगेशन के टाइप लिखने वहां पे, इरिगेशन के टाइप लिखने आपको एक चार्ट निकाल के पूरे के पूरे। एंड सेकंड थिंग, आपको ड्रेनेज के एक चार्ट निकाल के ना सारी की सारी चीजें वहां पे लिखनी है, ड्रेनेज की भी, ड्रेनेज की सारी चीजें एक जगह पे लिखनी है ना। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। कल हमारा एग्रोनॉमी का आखिरी लेक्चर वो रहेगा रिगार्डिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिगार्डिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, कल हमारा जो लेक्चर रहेगा दैट इज रिगार्डिंग टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग रहेगा, है ना। दैट विल बी ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर फॉर द फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो हेलो हेलो, मिलते हैं थोड़ी देर में।